बच्चों आज हम लोगों को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, जो कि मेनली ये हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म में ये कई प्रकार से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो सकता है। स्टेम के द्वारा भी होता है, रूट के द्वारा भी होता है और लीफ के द्वारा भी होता है। मतलब नए बड का फॉर्मेशन, जो कि नए बड का फॉर्मेशन, और वो भी स्टेम के द्वारा हो, और चाहे रूट के द्वारा हो, चाहे लीफ के द्वारा हो, और वो भी किस में, हायर प्लांट्स में, और सिर्फ ओनली वन पेरेंट के द्वारा, तब हम उसे क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसे ही हम इस प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें ये देखिए पहला है बाय स्टेम, स्टेम के द्वारा। और स्टेम के द्वारा ये हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लिखा हुआ है। और ये इसमें होता क्या है कि जितने भी प्रकार के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हैं वो सभी, जितने भी स्टेम वाले होते हैं वो सभी स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। जैसे देखिए ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और एक बात और, ये फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। जितने भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं ज़्यादातर फेवरेबल कंडीशन में ही होते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में हो। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, इसमें देखिए ए बल्ब। बल्ब किसे हम कह रहे हैं, ये एक प्रकार से अगर हम सीधे हम देख लें कि बल्ब है क्या, मेनली ये पाया जाता है एलियम सीपा ओनियन में। जैसे ये है क्या, ये बना कैसे, जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए ये स्टेम है, मैं इधर दिखा देना चाहता हूं, इधर देखिए, ये अगर स्टेम है कोई, तो स्टेम में ये है नोड, और ये क्या है, इंटरनोड। ये इंटरनोड हो गया। इंटरनोड मतलब दो नोड के बीच में जो खाली स्थान बचा हुआ है वो क्या है, इंटरनोड। ये एक प्रकार से एलियम सीपा में भी होता है। इधर देखिए ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्टेम का है। ये स्टेम में एलियम सीपा जो प्याज होता है, मेनली ओनियन, ओनियन में क्या होता है कि इंटरनोड बहुत कम हो जाता है। मतलब नोड बहुत पास पास आ जाते हैं, बहुत कंडेंस हो जाता है स्टेम। तो इसी वजह से ये हमें पता नहीं चलता है कि उसमें स्टेम है कहाँ। वैसे ज़्यादातर हम सभी लोग जानते होंगे, ज़्यादातर जो भाग हम उसका फेंक देते हैं लास्ट में, वही जो कि क्या है, वो स्टेम वाला पार्ट होता है। उसी से आप देख सकते हैं ये रूट इस प्रकार से निकला हुआ होता है, रूट। और इसके ऊपर की तरफ ये जो फ्लैशी टाइप का जो फूला हुआ पोर्शन होता है जो हम खाते हैं मेनली, वो क्या है, वो लीफ होती हैं। वो लीफ का छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग मेनली फ्लैशी लीव्स बोल रहे हैं। और स्टेम से ही एक पोर्शन उसके स्टेम से ही निकलता है जिसे हम लोग मेनली बोलते हैं टर्मिनल बड। और यही जा करके अलग से फिर से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकता है और करता भी है। तो मेनली ये एक प्रकार का, अलग प्रकार का, ये देखिए स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और ये क्या है, एक बल्ब जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसका एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, एलियम सीपा ओनियन, ओनियन में पाया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या है, रनर। रनर में देखिए, रनर जो कि होते हैं एज लाइक, अगर हम क्रीपिंग स्टेम, क्रीपिंग स्टेम का मतलब यह जैसे रेंगने वाले स्टेम से, तो हमारे दिमाग में ये होता है कि भाई कोई बड़े पेड़ जैसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, रनर वो ऐसा होता है क्रीपिंग नेचर का। जैसे दूब ग्रास, सभी लोग जानते होंगे दूब ग्रास, साइनोडॉन। ये देखिए दूब ग्रास, साइनोडॉन, जो कि मेनली जमीन पर, मिट्टी पर धीरे धीरे रेंगते हुए चलता है। और नोड, ये नोड, और बीच में इंटरनोड, ढेर सारे जितने भी नोड निकलते जाते हैं उसकी ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं। और एक प्रकार से क्या होता है, हर नोड पर नई नई ब्रांचें निकलती रहती हैं, नए नए रूट निकलते रहते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये रूट निकलते रहते हैं। और इसी कारण से वो क्या है कि अगर ये कहीं इंटर नोड से या नोड से अगर कहीं कट कर दिया जाए या टूट जाए
तो ये नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ये क्या है, ये भी एक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अब ये देखिए जैसे ये न्यू ब्रांच, नया ब्रांच बन रहा है यहाँ से, फिर उसके बाद अगर ये कट गया या टूट गया कहीं से तो ये नए ब्रांच का नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। और वो भी कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन का मतलब हो गया ज्यादातर आप ये समझते हैं बरसात के मौसम में आप समझ सकते हैं, जैसे जाड़े के मौसम में समझ सकते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत कम होता है लेकिन होता है। उसके लिए कंडीशन सही होनी चाहिए, एनवायरनमेंट सही होना चाहिए, पानी वगैरह अच्छे से मिलना चाहिए उसको, तब वो अच्छे से ग्रो करता है। और इसका एक एग्जाम्पल और है ऑक्जेलिस, ये भी हम याद रखेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं दूब ग्रास और जो कि है ऑक्जेलिस। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन इसे रनर से पूछ लिए जाते हैं। जैसे ऑक्जेलिस किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो एक प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंतर्गत हम लोग रनर का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं इस प्रकार से। फिर उसके बाद आइए अगला है राइजोम। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टली, अंडरग्राउंड मतलब मिट्टी के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। जैसे मान लीजिए अगर ये यहां तक ये मिट्टी है तो ये इसके अंदर ग्रो करता है। ये जैसे इस प्रकार से आप ये जिंजर या फिर टर्मरिक या फिर अगर हम कहें बनाना, इस सब की बात समझें तो अंडरग्राउंड कुछ दूर तक ग्रो करने के बाद फिर वो बाहर निकलता है और फिर उसके बाद बीज से मदर प्लांट से उसका कनेक्शन हट जाता है या वो अलग हो जाता है इस प्रकार से, तो वो नए प्लांट्स बना लेता है। ये भी एक प्रकार का, वो भी किससे, सिंगल पेरेंट से। तो ये भी एक प्रकार का क्या होता है, मेनली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट। तो राइजोम में देखिए, और ये क्या है, ये एक जिंजर है, ये देखिए, और इसमें देखिए इसमें बहुत ही कम जो कि है इंटरनोड दिखाई देते हैं। आप देखेंगे स्केल टाइप के उसके ऊपर बने हुए रहते हैं। तो नोड और इंटरनोड आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। और इसके ऊपर ये देखिए ये बड निकला हुआ है, नई नई बड निकलती हैं और फिर उसके बाद कुछ दूर हॉरिजॉन्टली मिट्टी के अंदर ही ग्रो करने के बाद वो क्या करती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो ये जिंजर, और उसी में से रूट वगैरह भी निकले हुए होते हैं। इसका दो एग्जाम्पल याद रखेंगे हम लोग, जिंजर और बनाना, ये दोनों याद रखेंगे, जिंजर और बनाना। इसके साथ साथ में आप चाहें तो टर्मरिक भी याद रख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिंजर और बनाना, तो हमने सिर्फ दो ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो ठीक है। फिर उसके बाद आइए अगला एग्जाम्पल, अगला टाइप है ये स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का मतलब ये है कि जैसे आप ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर हो, वो भी स्टेम का ही पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए पोटैटो, सोलोनम ट्यूबरोसम, जो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है पोटैटो, आप सभी लोग जानते होंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे आई निकले हुए होते हैं जिसे हम लोग आई कहते हैं। वो है क्या, एक प्रकार से एक्सिलरी बड होता है। वो एक्सिलरी बड अगर हम उसी को ज्यादातर लोगों के घर में अगर बोया जाता होगा तो सभी लोग जानते होंगे, देखे होंगे कि उसे काट करके छोटा छोटा काट दिया जाता है, फिर उसके बाद जो कि है उसको बोया जाता है, मिट्टी में डुबो देते हैं। और वो भी किस प्रकार से काटा जाता है, सब आप ध्यान से देखेंगे तो उसे जहां जहां से एक्सिलरी बड निकलने वाली होती हैं या निकल रही होती हैं वहीं से काटा जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक देखिए ये निकल रहा है तो यहां से काट सकते हैं, और ये जैसे मान लीजिए मैंने इसको बना दिया ये, और ये, तो इस प्रकार से ये आप यहां से काट सकते हैं, इसको इधर से काट सकते हैं। तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तीन पार्ट में हम इस मतलब ये पोटैटो को हम काट के उसे लगा सकते हैं और ये अलग अलग जो कि है प्लांट को जन्म देगा। तो मेनली क्या होता है कि ये भी स्टेम ट्यूबर भी एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये क्या है, स्टेम सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो। और अच्छा, और लास्ट में है स्टेम के द्वारा, जो कि ये सभी हैं क्या, स्टेम के मॉडिफिकेशन, ये ऑफसेट। ये ऑफसेट में मेनली आप सभी लोग जलकुंभी को जानते ही होंगे, वाटर हाइसेंथ। और अगर बरसात के मौसम में देखें तो हर नदी में, नाले में बहता हुआ जाता हुआ दिखाई दे जाता है ये वाटर हाइसेंथ, जो कि ग्रीन कलर का होता है। हमारे देश में एक प्रकार से ये आ गया था
और किस कारण से उसकी लीफ और फ्लावर्स देखने में अच्छे लगते हैं, इस प्रकार से उसको यहाँ पे लाया गया था। और अगर हम कहें तो ये एक एग्जॉटिक वीड है। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर हाइसेंथ एग्जॉटिक है या फिर, मतलब ढेर सारे एग्जाम्पल दे करके उन्होंने पार्थेनियम के लिए भी पूछा है। पार्थेनियम भी जो कि क्या होता है, एग्जॉटिक वीड है। वैसे ही ये जो कि है वाटर हाइसेंथ या आइकॉर्निया, इसका एक साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया वाटर हाइसेंथ। ये एक प्रकार से समुद्र सोख, बहुत ज्यादा पानी को सोख लेता है, इसलिए इसको जो कि वाटर हाइसेंथ नाम है। टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर जो कि है बंगाल में चावल की खेती, धान की खेती ज्यादा की जाती है, लेकिन किसी कारणवश वहां ज्यादा पहुंच जाने के कारण या पाए जाने के कारण एक टाइम ऐसा आया था कि चावल ज्यादा न उगने के कारण जो कि है वहां पर क्या हो गया था, भूखमरी हो गई थी। चावल ज्यादातर नहीं, पैदावार नहीं हो पाई थी, तो पूरे देश में नहीं जा पाया और वहां के लोग भी, ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग मरे थे। तो इस कारण से इसका एक और नाम दे दिया गया था, टेरर ऑफ बंगाल। ये तीनों नाम से क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये, इसको देखिए, ये एक प्रकार से दूबग्रास की तरह ही है, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ होता है, पानी के ऊपर भी पाया जाता है। मेनली इसकी जड़ें जो कि हैं ज्यादातर पानी में होती हैं, और बाकी स्टेम वाला पार्ट जो कि, और लीफ और पेटियोल वाला जो पार्ट होता है, वो सभी जो कि पानी के ऊपर होते हैं। तो हम इसे एक नया टाइप दे देते हैं ऑफसेट, और नहीं तो ये पूरी तरह से रनर के जैसा ही है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मेनली जो हम इंटरनोड बोल रहे हैं, ये क्या है, ऑफसेट है। और फिर उसके बाद ये देखिए, लीफ इसकी अजीब टाइप से होती है, उसके नीचे पेटियोल होता है। इसका जो पेटियोल है, ये बिल्कुल लीफ का पेटियोल वाला पार्ट जो कि होता है, सिर्फ लीफ को क्या करता है, होल्ड करता है, लेकिन यहां पर क्या करता है, वो स्वेल कर जाता है और उसमें एयर भरा होता है। मेनली एरेनकाइमा से बना होता है, एरेनकाइमा की सेल से बना होता है। इस वजह से स्वेल करने के कारण वो उसमें एयर भर जाता है। तो ये प्लांट को क्या करता है, बायंसी प्रोवाइड कराता है। इस वजह से ये देखने में एक स्पंजी टाइप का लगता है, उसके ऊपर लीफ होती है। ये देखिए, ये है पेटियोल, और ये बिल्कुल सिलेंडर टाइप का होता है, उसके ऊपर ये लीफ है, ये भी देख लीजिए। और ये क्या है, नोड है, ये नोड है। और नोड से निकली हुई होती हैं टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की रूट निकली होती हैं, जो सिर्फ पानी में तैरती रहती हैं और एक प्रकार से उनका जो फंक्शन है वो पूरा करती हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुआ स्टेम के बारे में। फिर स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो बच्चों एक बार इसे नोट कर लें, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और फिर उसके बाद लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आइए, हम लोगों ने देखा स्टेम के द्वारा, अब आइए पढ़ते हैं बाय रूट। दूसरा है रूट के द्वारा। रूट के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, सभी लोग वो तो देखे ही होंगे, आइपोमिया बटाटा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, इसका एग्जांपल ये मैं दे देता हूं। आइपोमिया बटाटा, इसमें क्या होता है, वो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो इस प्रकार से होता है। थोड़ा, और आप देखेंगे इसमें भी आई लाइक जो कि एक्सिलरी बर्ड निकल रही होती हैं, तो इसमें भी हम इसी से भी इसको अगर खेत में डुबो दें काट करके या फिर लगा दें उसमें, तो क्या होता है, वो नई ब्रांचेस निकल आती हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है क्या, मेनली एक्सिलरी बर्ड। ये है एक्सिलरी बर्ड। और
एक एग्जाम्पल और ये है क्या, मेनली रूट का पार्ट होता है। या आप देखे होंगे कि खेतों में स्वीट पोटैटो जो कि है मेनली रूट में ही, ये थोड़ा सा उसकी रूट ही एक प्रकार से क्या हो जाती हैं, वो स्टोरेज का काम करने लगती हैं। तो वो क्या होता है कि मेनली वो कुछ दिनों के बाद हम उसे निकाल लेते हैं और वहीं खाने के काम में ले आते हैं। भाई सभी लोग जानते होंगे शकरकंद, हिंदी में इसको मेनली हम लोग बोलते हैं शकरकंदी, जो कि ये एक एग्जाम्पल है मेनली रूट का। फिर एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा एस्परगस। जो एस्परगस होता है ये एक प्रकार जिसको हिंदी में मेनली बोलते हैं सतावर, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि मेनली ज़्यादातर यूज किया जाता है। इसकी रूट को एक प्रकार से मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, या तो उसे काढ़ा बना करके, या इस प्रकार से ज्वर फीवर वगैरह में अगर है तो इसमें इसका यूज किया जाता है मेनली, और नहीं तो मेडिसिन बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो इसकी भी जड़ें को काट करके अगर हम लगा दें तो वो भी क्या होता है, एक प्रकार से नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये रूट के द्वारा, मेनली रूट के द्वारा जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अगला हम लोग करते हैं बाय लीफ। लीफ, अगर हम लीफ के द्वारा देखते हैं, लीफ ज्यादातर तो अगर हम जनरली देखें तो जो भी प्रोपोगेशन है ज्यादातर किसके द्वारा है, स्टेम के द्वारा है। कुछ ऐसे हैं जो कि रूट के द्वारा भी होते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है जो कि लीफ के द्वारा होता है। लेकिन एक ऐसा प्लांट है जिसमें मैं बता रहा हूं ब्रायोफिल्लम, हिंदी में उसको अजूबा बोलते हैं, उसको अगर हम देखेंगे तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह है। वो गमले में ज़्यादातर लोगों के यहाँ दिख जाता है, ये इस प्रकार से। तो ये जो इसके नॉच हैं, मेनली जो खांच कह रहे हैं, ये क्या है, यहीं से अगर हम कोई ये ओल्ड लीफ है या फिर ओल्ड लीफ होती है, उसको अगर हम तोड़ करके मिट्टी में से दबा दें और वहाँ पर इन्वायरमेंट सही है, मेनली फेवरेबल कंडीशन है, पानी बरसात का मौसम है या इस प्रकार से नमी वगैरह होती है, तो क्या होता है कि ये देखिए जो भी खांचे हैं, ये नॉच है मेनली, यहाँ से क्या होती है, जड़ निकल आती हैं, पहले जड़ें निकलती हैं, फिर उसके बाद छोटी छोटी बड का फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से जो कि है बड का फॉर्मेशन हो जाता है, ये बड निकल आती हैं वहाँ पर, ये बड, न्यू बड, और ये क्या है, रूट मेनली। और इसका एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, ब्रायोफिल्लम, अजूबा, हिंदी में हम लोग उसको जो कि अजूबा के नाम से जाते हैं। ज़्यादातर गमले में ऑर्नामेंटल के रूप में ज़्यादातर सभी लोगों के घरों में लगा रहता है, तो ये इसको सभी लोग जानते होंगे। ग्रीन कलर की हल्की सी इसकी लीफ जो कि होती है, ये थोड़ी थिकनेस इसकी ज़्यादा होती है इसकी लीफ की, तो आप ये देखते ही जान जाएंगे, इसको समझ जाएंगे। और इसी प्रकार से ये रूट, ये जो शकरकंदी, सभी लोग जानते होंगे इसको, शकरकंदी को खाए भी होंगे। ज़्यादातर हम लोग आलू की तरह इसको भून करके खाते हैं, हल्का मीठा लगता है। तो ये रूट के द्वारा मेनली क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और ये क्या है, लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो बच्चों ये तो रहा हमारा मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, मेनली अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप, कितने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और कैसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसमें सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती थी। और अब जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है
कि हमने शुरू में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने बताया था कि ज्यादातर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और ये कैसा होता है, ज्यादातर कॉम्प्लेक्स होता है, और यहां पर 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। तो 2 पेरेंट्स कैसे होते हैं, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक पेरेंट्स मेल है और एक पेरेंट्स क्या है, फीमेल। ये फीमेल, ये भी 2n होता है और ये भी 2n होती है, ठीक है। ये मेनली, अब इनमें क्या होगा, इनमें मेनली क्या होता है, जैसे ही जब नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना होगा तो ये डायरेक्ट नहीं करते हैं, पहले इनमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये देखिए 2n है, 2n से फिर क्या होगा, n के फॉर्म में आना पड़ेगा हमें। तो अब ये देखिए, इसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हो गया पेरेंट्स, एक है मेल एक है फीमेल। इसमें ये बनाते हैं गैमीट, हम इधर लिख देते हैं गैमीट, गैमीट। और अगर मेल है तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और ये कैसा होगा, एन, ये एन होता है, प्रोड्यूस करता है। और यहां पर कौन सा डिवीजन होगा कि यहां पर 2n से n होगा, यहां पर होती है मियोसिस। मियोसिस, और इस पूरी प्रोसेस को मेनली गैमीट के फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहेंगे, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे देता हूं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, पेरेंट की सेक्स सेल में जो कि क्या होता है, मेनली गैमीटोजेनेसिस होती है, और गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो जो भी सेल की प्लॉइडी होती है उनका नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये देखिए, ये प्लॉइडी यहाँ पर 2n थी तो यहाँ पर n हो जाती है। और अगर ये मेल है तो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मेनली गैमीट क्या होगा, स्पर्म। और इस पूरी प्रोसेस को मेनली यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस है, स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो हम इसे मेनली बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से इधर देखिए, फीमेल वाले में क्या होता है, फीमेल वाला भी क्या करेगा, गैमीट प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या बनाएगा, या तो एग या फिर ओवम। अगर वहीं लोअर एनिमल्स है, या तो हम अगर लोअर एनिमल्स है, ये ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग लेके चल रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, फिर उसके बाद मैं सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बताऊंगा। अगर ये ह्यूमन बीइंग है तो उसे ओवम बोलेंगे, ओवम। और नहीं तो अगर लोअर एनिमल्स है तो वहां पर कहीं पर हम एग भी बोलते हैं, प्लांट के केस में एग भी बोलते हैं। तो मान लीजिए यहां पर क्या है, ओवम है, ठीक है। तो अब यहां पर भी क्या होगा, मियोसिस होगी। वही गैमीटोजेनेसिस, यहां भी ये गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, ये है गैमीटोजेनेसिस। यहां पर भी मियोसिस होगी, लेकिन अब ये फीमेल में ओवम तक बनने का ये जो भी प्रोसेस है, यहां पर ये जो मियोसिस हो रही थी गैमीटोजेनेसिस, यहां पर इसको हम लोग मेनली बोलते हैं oogenesis। oogenesis भाई क्या है, स्पर्म के फॉर्मेशन को क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के फॉर्मेशन को क्या कह रहे हैं, oogenesis। इस प्रकार से आप देखिए, ये भी क्या है, n है, ये भी 2n से n हो गया मियोसिस हो जाने के बाद। अच्छा, अब देखिए, अब इन दोनों में जो कि क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार से इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा,
तो यहां पर बनेगा जाइगोट। ये क्या है? जाइगोट। ये होगा 2n। ये क्या क्या होगा? 2n। अच्छा, और यहां पर मैं लिख देता हूं फर्टिलाइजेशन। इन एक हेप्लॉइडियन और एक हेप्लॉइडियन मिल करके 2n बनाया। भाई पेरेंट्स हमारा 2n है, तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो भी कैसा होना चाहिए? 2n ही होना चाहिए, उसकी प्लॉइडी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यहां पर क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल है तो स्पर्म, फीमेल है तो ओवम। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देखिए, ये जाइगोट बना, फिर उसके बाद ये क्या बनाता है? एम्ब्रियो। ये बनाता है एम्ब्रियो। ये जब एम्ब्रियो बनता है, ये देखिए, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस को, ये जो भी होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस। ये है एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, और यहां पर किस प्रकार का डिवीजन होगा? मियोसिस नहीं होगी, यहां पर क्या होगा? माइटोसिस। अच्छा, यहां पर माइटोसिस होगा, यहां पर मियोसिस हुआ। अगर यहां पर ये जो कि माइटोसिस होगा, तो ये देखिए 2n है, तो एम्ब्रियो भी, जो भी सेल्स होंगी वो कैसी होंगी? वो सभी क्या होंगी? 2n ही होंगी। तो माइटोसिस सेल का नंबर बढ़ाने के लिए होता है, न कि उसकी प्लॉइडी चेंज करने के लिए होता है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान हो गया क्या? जाइगोट से बनेगा क्या? ये जो एम्ब्रियो बन रहा है, मारुला आएगा, मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सारे स्टेज के दौरान फिर क्या है? ये सारे फॉर्मेशन होंगे, मतलब जाइगोट से मारुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर उसके बाद 3 जर्म लेयर्स बनेंगे। वहीं कौन सा अभी जो हम मेनली जो जानते हैं क्या? अरे भाई, वहीं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो फिर अच्छा, अब यहां ये तो हो गया मेनली फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और अच्छा, फर्टिलाइजेशन के ऊपर जो भी प्रोसेस हुआ मेनली क्या है? गैमेटोजेनेसिस। जो ऊपर प्रोसेस हो गया उसको मेनली हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। अच्छा, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये अब क्या हो जाएगा? पूरे एम्ब्रियो तक ये क्या हो जाएगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इधर क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन, फिर ये क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये देखिए, ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर अच्छा, तो इस प्रकार से ये पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना होगा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसके आगे पढ़ेंगे मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या क्या है। इन चीज़ों को आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखते हैं।